सो दिस इज़ द फॉलो वीडियो जिसमें मैं CLCDC Pro 8 का VA पार्ट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने CLCDC Pro 8 की ओवरऑल एनालिसिस की थी और सारे RCs एक्सप्लेन किए थे एक 1.5 घंटे की वीडियो में। दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं सिर्फ VA के 8 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो वी कम टू द लास्ट पार्ट, द VA सेक्शन। देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे यहाँ पे। जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस आए थे उसी ऑर्डर में मैं उनको टेकअप करूंगा। कहता है इन द कंटेम्प्रेरी आर्ट लैंडस्केप ऑफन डोमिनेटेड बाय अर्बन स्पेक्टिकल। तो आज का जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है उसमें कौन सी चीज़ छाई हुई है कंटेम्प्रेरी आर्ट लैंडस्केप में? अर्बन लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उसमें। हॉल्ट्स डेजर्ट इंस्टॉलेशन। अब हॉल्ट क्या होगा? किसी इंसान का नाम होगा कैपिटल में, या कोई हो सकता है कोई म्यूजियम भी हो। हॉल्ट की जो डेजर्ट इंस्टॉलेशन है वो ऑफर करती है एक रेडिकल कैलिब्रेशन। तो यहाँ पे फोकस किस पे शिफ्ट हो गया? फोकस हो गया कि हॉल्ट की जो डेजर्ट इंस्टॉलेशन है ये ऑफर करती है हमको एक रेडिकल कैलिब्रेशन, एक रेडिकल रिकैलिब्रेशन, रेडिकल रीथिंकिंग। और हमको याद दिलाती है कि आर्ट अपने आप में एक जरिया है कॉन्टेम्पलेशन का। आर्ट अपने आप में एक वेसल है जिससे हम कंटेम्पलेट करते हैं, सोचते हैं, एज इट इज़ अ साइट फॉर फॉर्मल इनोवेशन। तो आर्ट एक इनोवेशन का एरिया, इनोवेशन का एरिना है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट ऑफर्स अस रेडिकल रिकैलिब्रेशन। ऐसा किसने याद दिलाया? हॉल्ट ने। अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी डिस्कस करूँ, आपका कम से कम टाइम लूँ। तो देखो यहाँ पे नैन्सी हॉल्ट बोला तो यहाँ पे पूरा नाम आया, तो फुल नेम के बाद ही हाफ नेम आना चाहिए। तो पहले दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही रूल आउट हो गए। अब जो असल चॉइस है वो ऑप्शन 3 और 4 के बीच में ही है। कहाँ पे डालें? एक बार 3 में डालो, एक बार 4 में डालो। पहले 3 में डालते हैं। लेट्स से मैंने इस टारगेट सेंटेंस को 3 में डाला, तो 3 बोलता है कि आज के कंटेम्प्रेरी आर्ट लैंडस्केप में हॉल्ट का जो डेजर्ट इंस्टॉलेशन है वो हमको रेडिकल रिकैलिब्रेशन ऑफर करता है और हमको याद दिलाता है कि आर्ट एक वेसल है कंटेम्पलेशन का, एज मच एज इट इज़ अ साइट फॉर फॉर्मल इनोवेशन। 3 के आगे बोलता है कि हर प्रैक्टिस, तो हर प्रैक्टिस किसको रेफर कर रही है? हॉल्ट को कर रही है। हर प्रैक्टिस विच स्पैन्स एनवायरमेंटल स्कल्पचर, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, फोटोग्राफी, पब्लिक आर्ट। तो अगेन ये मतलब पूरी लिस्ट दे रखी है कि उसकी प्रैक्टिस में कितनी कितनी चीज़ें आती हैं। मेन सेंटेंस पढ़ो। हर प्रैक्टिस इंटेरोगेट्स द इंटरप्ले ऑफ विजन। तो बेसिकली विजन का जो इंटरप्ले होता है, मतलब विजन अलग अलग चीज़ें आके समागम होता है, कन्वर्जेंस होता है। किस चीज़ का कन्वर्जेंस होता है? विजन का, साइट का, टाइम का। तो बेसिकली विजन, साइट और टाइम ये तीनों आके मिलती हैं इसकी प्रैक्टिस में। तारीफ कर रहा है। इनवाइटिंग ऑडियंस टू एट्यून देमसेल्व्स, और ये ऑडियंस को इनवाइट करती हैं कि आओ और आके एट्यून योरसेल्फ, अपने आप को फेमिलियराइज करो टू द, सॉरी मैं आई थिंक जहाँ नहीं, सही है। इट इनवाइट्स ऑडियंस टू एट्यून देमसेल्व्स टू द फिनोमिना दैट आर ऑर्डिनरली पेरिफेरल। तो आम तौर पे ये चीज़ें पेरिफेरी पे होती हैं, दूर दूर होती हैं, बॉर्डर लाइन पे होती हैं, तो मिस हो जाती हैं, अननोटिस्ड होती हैं, इनविजिबल होती हैं। बट इसका वर्क इनवाइट कर रहा है कि आइए और आके देखिए, आके इसको समझिए। अब देखो यही बात ऊपर सेंटेंस में भी आई थी ना कि दिस इज़ अ वेसल फॉर कंटेम्पलेशन। मतलब आर्ट, जो हॉल्ट की जो डेजर्ट इंस्टॉलेशन है, ये रेडिकल रिकैलिब्रेशन ऑफर करती है और इनवाइट करती है ऑडियंस को कि आओ और आके कंटेम्पलेट करो, सोचो। यहाँ पे भी वही वाला आइडिया आ रहा है कि किस तरीके से उसके आर्ट में इंटरप्ले है इन चीज़ों का, और ये इंटरप्ले इनवाइट करता है ऑडियंस को कि आओ और आके आप उस फिनोमिना पे गौर फरमाओ जो आम तौर पे आप मिस कर देते हो। तो जो टारगेट सेंटेंस में आइडिया आपको मिल रहा है ना, वही वाला आइडिया मुझे एक्सप्लेन होता दिख रहा है, या वही वाला एलैबोरेट होता दिख रहा है कि कैसे रिमाइंड करता है, कैसे इसका हॉल्ट का आर्ट हमको रिमाइंड करता है कि आर्ट इज़ अ वेसल फॉर कंटेम्पलेशन। दिस इज हाउ इट इन्वाइट्स द ऑडियंस टू अट्यून देमसेल्व्स टू द फिनोमिना, जो कि आमतौर पे हम मिस कर देते हैं। देयरफॉर ऑप्शन 3 वुड बी द आंसर। काफ़ी डुएबल था ये वाला, हिंट्स थी इसमें अच्छी खासी। आगे देखते हैं। कस्टमर्स परसीव इन्फ्लुएंसर ओपिनियंस अबाउट प्रोडक्ट्स एज मोर क्रेडिबल। तो कस्टमर्स क्या मानते हैं? कस्टमर्स को लगता है कि इन्फ्लुएंसर का जो ओपिनियन है ना, वो प्रोडक्ट को लेके वो बहुत क्रेडिबल है। ये आजकल अपने कैड में भी बहुत चल रहा है, नहीं? आप लोग भी यूट्यूबर्स को देखते हो, डे 51, डे 172, डे 65, और लोग अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। आपको लगता है कि हाँ यार बहुत क्रेडिबल है, ऑनेस्ट दे रहा है। आपको पता नहीं है कि उसको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से 10,000 रुपये मिले हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। तो कस्टमर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंसर ओपिनियन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और कस्टमर ओपिनियन जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर ओपिनियन जो होते हैं, उसको क्रेडिबल मानते हैं कस्टमर्स। यस, क्या ये वन में आ सकता है? देखते हैं। इन रीसेंट ईयर्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब जो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग होती है
उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल हो गया है और ब्रांड्स ने भी इसकी ज़रूरत समझ ली है। क्यों समझ ली है? वाई हैज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट? वॉट हैज़ लेड द ब्रांड्स टू हैव रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस? कस्टमर्स परसीव, बिकॉज, अब यहाँ पे बिकॉज लिखा नहीं हुआ बट आप लॉजिकली यहाँ पे लगा के देखो, बिकॉज कस्टमर इन्फ्लुएंसर ओपिनियन जो होता है प्रोडक्ट को लेके उसको ज़्यादा क्रेडिबल मानते हैं। तो अगर टू में डालूं तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। यस, फर्दर ट्रू टू में इसलिए भी आना चाहिए कि आगे तो आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे चले गए। सोचो, आगे का पूरा पार्ट ये हो गया कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मतलब आप इन्फ्लुएंसर से फर्दर और सबसेट में चले गए। अब आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात कर रहे हो कि वो असेंशियल हो गई है, ठीक है। हाउएवर, आइडेंटिफाइंग अ सूटेबल माइक्रो इन्फ्लुएंसर मुश्किल है अपने आप में। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपस में लिंक बना रहे हैं कि आज की डेट में माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ज़रूरी हो गई है। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि कोई ओपन डेटाबेस तो है नहीं। तो आप देखो कितने कितने तगड़े से फ्लो में है। एक बार जहाँ पे माइक्रो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की शुरुआत हुई उसके बाद सारे सेंटेंसेस एंड टू एंड कनेक्टेड है। बीच में कोई स्कोप नहीं है कि बीच में मैं ये बोल दूं कि कस्टमर इन्फ्लुएंसर ओपिनियन को इंपॉर्टेंट मानते हैं। अरे वो तो सेटल हो गया। अब ये बात आ रही है कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर में क्या दिक्कत आती है, कैसे चूज करें, कैसे सूटेबल बंदा ढूंढे। तो देयर फॉर टू वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये वाला पैराग्राफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। एक तो पहले इसका साइज इतना बड़ा है कि मैं अगर ये अटेम्प्ट कर रहा होता तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब आई वुड हैव लेफ्ट दिस फॉर लेटर कि यार बाद में आता हूँ। नाउ दैट आई हैव अटेम्प्टेड इट, आई वुड टेल यू कि मैं ये वाला छोड़ देता सिंपली बिकॉज मैंने पैराग्राफ पढ़ा। मुझे मोटा मोटा समझ में आ गया कि ये जो मिचेल की एग्जीबिशन है और पास्ट में भी इसने कुछ किया, तो ये बेसिकली फैशन को यूज़ करता है, ब्लैक्स को हाईलाइट करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी हाईलाइट करने के लिए समथिंग। मुझे चारों के चारों ऑप्शन इक्वली करेक्ट लग रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अपने वीए प्रैक्टिस सेशंस में भी करके दिखाता हूँ, पैराग्राफ पढ़ता हूँ। पैराग्राफ पढ़ के सोचता हूँ कि एक लाइन में ऑथर किस बारे में बात कर रहा है, पता लग, ऑप्शंस पे आके मैच करता हूँ कि वो एक लाइन में जिस बारे में बात कर रहा है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है, चारों में मिल रहा है। तो मैं तो बिल्कुल भी इसमें एलिमिनेट, मतलब एक बार आई वेंट थ्रू दी ऑप्शंस एंड आई रियलाइज कि ऑल आर वेरी क्लोज, मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। मैं तो ये वाला छोड़ देता। आप सोल्यूशन पढ़ लेना प्लीज सीएल का। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, एट द सेम टाइम। तो मुझे बताओ, अगर हम स्टार्टिंग में बोल रहे हैं एट द सेम टाइम, तो यानी इसके पहले कुछ और हुआ होगा ना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि माई सिस्टर वॉज एंग्री एट मी बिकॉज आई वॉज नॉट एट होम, एट द सेम टाइम माई मदर वॉज समथिंग समथिंग, तो एट द सेम टाइम से शुरुआत नहीं होगी। पहले किसी और की बात होगी या कुछ और बात होगी, फिर मैं बोलूँगा एट द सेम टाइम अदर्स डिमांड। तो ये अदर की बात हो रही है, यानी पहले एक ग्रुप की बात हुई होगी कि लेट्स से देयर इज ग्रुप ए जो ये बोलता है और दूसरे क्या डिमांड करते हैं, दूसरा ग्रुप या दूसरे मोर इंडिविजुअलिज्म डिमांड करते हैं एज दे वांट अ सोसाइटी दैट एक्सेप्ट्स वाइडर रेंज ऑफ लाइफ चॉइसेस एंड आइडेंटिटी। जैसे वो पैसेज भी नहीं देखा था लिबरलिज्म वाला, तो ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि हमको और चॉइस चाहिए, अपन को चॉइस चाहिए, चॉइस का मामला है। वन वेयर पर्सनल यूनिकनेस इज चेरिश्ड एंड सेलिब्रेटेड रादर देन मेट विद इंटॉलरेंस। तो ये लोग बोलते हैं कि हमारी जो पर्सनल यूनिकनेस है उसको सेलिब्रेट करो, उसको अच्छा मानो, उसको रेजिस्ट मत करो। पैराग्राफ देखो, सम पीपल वांट टू ब्लेम इंडिविजुअलिज्म फॉर एवरीथिंग। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इंडिविजुअलिज्म को ब्लेम करते हैं, इंडिविजुअलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिविजुअलिज्म को गलत ठहराते हैं। आगे उन लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ओपोनेंट्स ऑफ रैडिकल और रैम्पेंट हाइपर इंडिविजुअलिज्म आर्ग्यू। तो जो इंडिविजुअलिज्म के ओपोनेंट्स हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ये आइडियोलॉजी गलत है, खराब है, बेकार है, अंडरमाइन करती है। तो सोचो, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, अभी तक तो इंडिविजुअलिज्म के जो लोग अगेंस्ट हैं उन्हीं की बात चल रही है ना। तो वन में तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर अगेंस्ट इंडिविजुअलिज्म। एक बार पहले आप उस ग्रुप की बात कर लो जो इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट है। सो लेट्स से फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटी इंडिविजुअलिस्ट। तो एंटी इंडिविजुअलिस्ट की बात कर लिया आपने। अब आगे आप बात करोगे कि एट द सेम टाइम इंडिविजुअलिस्ट्स क्या बोलते हैं। टू में डाल सकते हैं, एक बार डाल के देखो, टू में इंसर्ट करो, मैनी ऑल्सो वरी अबाउट द थ्रेट टू इंडिविजुअलिटी। अब ये कौन लोग हैं जो इंडिविजुअलिटी के ऊपर जो खतरा है उसकी चिंता करते हैं? ये तो वो लोग होंगे ना जो इंडिविजुअलिज्म के सपोर्टर हैं। ये तो वो लोग होंगे जो इंडिविजुअलिज्म के हिमायत हिमायत करते हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, उसमें बिलीव करते हैं। तो यानी कि पहले कुछ आना चाहिए इंडिविजुअलिस्ट के बारे में, क्योंकि तभी तो हम बोलेंगे कि मैनी ऑल्सो वरी। तो पहले इनकी कोई एक व्यू होगा, कुछ एक बिलीफ होगा, उसके बाद आएगा। तो टू को बिल्कुल यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। हमने क्या किया, शुरुआत में एंटी इंडिविजुअलिस्ट की बात कर ली,
उसके बाद टू में हमने इंसर्ट करेंगे सेंटेंस और बोलेंगे कि एट द सेम टाइम दूसरे लोग इंडिविजुअलिज्म की डिमांड करते हैं और वो ये चाहते हैं कि सोसाइटी सारी की सारी इंडिविजुअल चॉइसेस को एक्सेप्ट करे और हमारी जो यूनिकनेस है उसको सेलिब्रेट किया जाए, उसको उसके अगेंस्ट इनटॉलरेंस मत दिखाओ। ऑल्सो इनकी ये चिंता है कि इंडिविजुअलिटी को थ्रेट है फ्रॉम द वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज ए बी सी डी। तो आगे अगर क्या आना चाहिए, अगर थ्री में कुछ आएगा भी तो ये आएगा कि कैसे, किस तरीके से इंडिविजुअलिज्म को खतरा है इन ए बी सी डी चीज़ों से। आर वी टू इंडिविजुअलिस्टिक और आर वी नॉट इंडिविजुअलिस्टिक इनफ, ये तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गया। ऑथर ने लास्ट में क्या किया, एक एक कंक्लूजन किस तरीके से दिया, एक ओपन एंडेड छोड़ दिया कि यार आप बताओ फिर हम इंडिविजुअलिस्टिक, हम बिल्कुल बहुत कम इंडिविजुअलिस्टिक हैं या बहुत ज़्यादा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये ऑफकोर्स टू आएगा, ईजी क्वेश्चन है। ऑल राइट, ऑड वन आउट, डुएबल ऑड वन आउट था ये, मैंने अभी अभी पढ़ लिया ये। तो ऑड वन आउट बेसिकली ये क्या कह रहा है हमको, इस पूरे पैराग्राफ की थीम क्या है। सी व्हेन इट कम्स टू ऑड वन आउट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि हम सारे सेंटेंसेस को पढ़ें और सारे सेंटेंसेस को पढ़ के एक थीम एस्टैब्लिश कर पाएँ कि ओवरऑल पैसेज क्या कहना चाह रहा है, ओवरऑल पैसेज का मुद्दा क्या है, व्हाट इज़ द थीम। सो व्हाट इज़ द थीम और व्हाट इज़ द व्हाट कनेक्शंस डू यू सी हियर। अगर आप यूँ मेरे साथ देखो, कहता है पहली बार पब्लिश हुई थी 1949 में, जॉर्ज ऑरवेल की जो नॉवल है वो डिस्क्राइब करती है समथिंग। सो बेसिकली यहाँ पे प्लॉट बता रहा है इस बुक का। आई ट्रेस्ड अ कॉपी ऑफ जॉर्ज ऑरवेल्स 1984। तो मैंने जॉर्ज ऑरवेल की जो बुक है 1984 उसको ट्रेस किया टू अ लाइब्रेरी ऑफ द सोशल साइंस। ठीक है, बढ़िया। अब ये मुझे डेफिनेटली कनेक्ट होता हुआ मिला फोर से। कहता है फॉर मंथ्स आई हैड बीन सर्चिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम। सोचो अगर आप टू को इस पैराग्राफ में ना लो तो क्या फोर को ले सकते हो। हमको पता है कि जो हमारा ऑड वन आउट के क्वेश्चन में इट इज़ इंपॉर्टेंट कि कोई लूज एंड नहीं होना चाहिए। लूज एंड का क्या मतलब है, अगर आप बोल रहे हो कि आई हैड बीन सर्चिंग फॉर दिस, तो वो दिस का रेफरेंस हमको मिलना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी इनकम्प्लीट आइडियाज। यस, तो अगर मुझे फोर को इंक्लूड करना है कि फॉर मंथ्स आई हैड बीन सर्चिंग फॉर दिस पर्टिकुलर बुक, तो मुझे दिस पर्टिकुलर बुक का रेफरेंस चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आई हैड बीन सर्चिंग, तो वो सर्च वाली सेंस क्या आ रही थी कि मैंने आई ट्रेस द कॉपी, कि फाइनली मैंने खोज निकाली। तो टू और फोर डेफिनेटली रिलेटेड है। फोर बोलता है कि आई हैड बीन सर्चिंग फॉर दिस वॉल्यूम, अ बुक दैट हैड प्लेड इन माई व्यू अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट रोल इन विनिंग द कोल्ड वॉर। तो मेरे हिसाब से कोल्ड वॉर को जीतने में इसका छोटा बट सिग्निफिकेंट इफेक्ट रहा है। बट लिटरेचर ऑल्सो प्लेड इट्स पार्ट, बट लिटरेचर ने भी अपना पार्ट प्ले किया। किस चीज में पार्ट प्ले किया, इन विनिंग द कोल्ड वॉर। सोचो अगर आप फोर को इंक्लूड ना करो, जैसे आप टू के बिना फोर को नहीं कर सकते, फोर के बिना थ्री को नहीं कर सकते, भाई किस चीज में पार्ट प्ले किया। ठीक है, थैंक्स टू द लॉन्ग रनिंग यूएस ऑपरेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी दैट मूव्ड मिलियंस ऑफ बुक्स थ्रू समथिंग समथिंग टू अंडरमाइन कम्युनिस्ट पार्टी रोल। सो बेसिकली सीआईए ने बहुत सारी बुक्स जो थी वो सोवियत यूनियन में पहुंचा दी, जिसकी वजह से लोगों ने बुक्स पढ़ी और उनका थॉट चेंज हुआ समथिंग। अब फाइव बोलता है कि वाइल इट इज हार्ड टू क्वांटिफाई द प्रोग्राम्स इफेक्ट। कौन से प्रोग्राम, ये बुक की बात नहीं हो रही, ये वो प्रोग्राम है जहाँ पे यूएस ऑपरेशन कंडक्ट हुआ और इतनी लाखों करोड़ों बुक्स पहुंचाई गई। अब अगेन जैसे फोर के बिना थ्री को इंक्लूड नहीं कर सकते, थ्री के बिना फाइव को नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सा प्रोग्राम पता ही नहीं लगेगा विच प्रोग्राम आर वी टॉकिंग अबाउट हियर। तो ये चारों आपस में कनेक्टेड है। ये चारों बेसिकली उस बुक के बारे में बात कर रहे हैं और इन जनरल लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कोल्ड वॉर जीतने में। तो 2 4 3 5 ऑर्डर चेंज अलग भी हो सकता है, वन तो सिर्फ बुक का प्लॉट बता रहा है, तो वन वुड बी दी ऑड वन आउट हेयर। नॉट ईजी बट आई वुड से डूएबल। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा दोबारा से समरी का क्वेश्चन आ गया। तो अगेन समरी के क्वेश्चन में पैराग्राफ पढ़ के मेन आइडिया समझना होता है आपको। तो कहता है कि वेन यू कवर पॉलिटिक्स एज आई डू, तो ऑफकोर्स ये पता लग गया कि ऑथर क्या करता है, पॉलिटिक्स कवर करता है। तो जब आप पॉलिटिक्स कवर करते हो जैसे मैं करता हूँ, यू फाइंड योर सेल्फ अराउंड अ लॉट ऑफ हाईली एम्बिशियस पीपल। तो आपको अपने आसपास क्या मिलते हैं, एम्बिशियस लोग मिलते हैं। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मुझे खर्चा नहीं है उससे। इनफैक्ट मुझे तो एम्बिशियस लोग पसंद हैं, वो एनर्जेटिक होते हैं, बड़ी चीज़ें ट्राई करते हैं अचीव करने की। ठीक, ये आपको नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। देयर बर्निंग ड्राइव गिव्स देम द स्टेमिना दे नीड टू परसू देयर ड्रीम्स ईयर आफ्टर ईयर। और स्टेमिना तो बहुत बड़ी सुपर पावर है। बट तो इम्पॉर्टेंट ये है, तो फोकस किस पे शिफ्ट हो गया, फोकस इस पे शिफ्ट हो गया कि एम्बिशन अपने आप में क्या है। एम्बिशन
इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। तो ऑथर बोल रहा है कि एम्बिशन एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान कैसे, वो तो आप पीछे बता चुके हो। अभिशाप कैसे है? एम्बिशियस पीपल आर मोर लाइकली टू बी रूथलेस, मैनिपुलेटिव, स्टेटस ऑब्सेस्ड एंड फोकस ऑन वर्ल्डली सक्सेस, जो उनको खोखला बना देती है। मैकबेथ का एक प्ले है, तो ये अगेन प्ले मेन आइडिया तो नहीं हो सकता, तो ये तो एग्जाम्पल ही होगा। कहता है मैकबेथ का एक प्ले है अबाउट अ मैन जो एम्बिशन का गुलाम बन जाता है, जो क्या करता है, जो उसको हार्डन करता है, आइसोलेट करता है और इवेंचुअली डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ओके। तो मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में कैसे समअप करोगे, मैं बोलूँगा एक लाइन में ऑथर बता रहा है कि एम्बिशन बहुत अच्छी चीज़ है, ग्रेट चीज़ है, बट इसका नुकसान भी हो सकता है। इसका मतलब ये दो धारी तलवार है बेसिकली। ये सेंटेंस जो है ना, मेन आइडिया कि एम्बिशन इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, आई वुड से दिस इज द मेन आइडिया। देखते हैं। एम्बिशन इक्विप्स पीपल विथ स्टेमिना एनर्जी टू अचीव ग्रेट थिंग्स, बिल्कुल, बट इट कैन ऑल्सो करप्ट। करप्ट कैसे करता है, करप्ट बनाता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है। हॉलोइंग देम आउट, ये बिल्कुल सही है, उनको खोखला बना देता है। एज मैकबेथ्स इलस्ट्रेट अल्टीमेटली लीडिंग टू अल्टीमेटली डिस्ट्रॉइंग देम, नहीं नहीं नहीं, वो मैकबेथ का कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया था। इन जनरल सब लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसा नहीं बोला। देखो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन जनरल जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन जनरल एम्बिशियस लोग जो है वो हॉलो हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। मैकबेथ के प्ले का जो कैरेक्टर था उसमें वो बंदा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। ये बोल रहा है कि एम्बिशियस लोग जो है वो जनरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये इसने मैनिपुलेशन कर दिया। तो ए को रूल आउट कर दो। वाइल एम्बिशन एम्बिशन प्रोवाइड स्टेमिना एंड ड्राइव फॉर अचीवमेंट, सही बात है। इट इज इक्वली डेंजरस, ट्रू, ऑफन पुशिंग पीपल टूवर्ड्स रूथलेसनेस, मैनिपुलेशन एंड ट्रैजिक सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अगेन इन जनरल लोगों के लिए नहीं बोला गया कि लोग ट्रेजिकली सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। बोला यह गया है कि मैकबेथ का जो प्ले में कैरेक्टर था वो डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रॉय हो गया था। एम्बिशियस इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड थ्रू स्टेमिना एनर्जी, सही बात है। येट देयर ऑब्सेशन विद वर्ल्डली सक्सेस मे रेंडर देम एम्प्टी, बिल्कुल सही बात है। ये सही बोला ना कि वो हॉलो हो जाते हैं। एज शेक्सपियर्स डेमोन्स्ट्रेट, गलत गलत गलत। शेक्सपियर के प्ले का जो कैरेक्टर था वो हॉलो नहीं हो गया, शेक्सपियर के प्ले का कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया था। जो दिक्कत ए ने की थी, सी ने ऑपोजिट दिक्कत कर दी। डी देखो, एम्बिशन दो 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 एन अंडर वैल्यूड सोर्स ऑफ स्टेमिना एंड एनर्जी, सही बात है। ऑथर बोल रहा है कि ये एम्बिशन जो है वो उससे आपको स्टेमिना और एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये एक दो धारी तलवार है, सही बात है, दो धारी तलवार है, ब्लेसिंग एंड कर्स वाली बात आ गई, मेन आइडिया आ गया। क्यों दो धारी तलवार है? बिकॉज इट कैन बोथ इंस्पायर ग्रेटनेस, सही बात है, इससे आप ग्रेट चीज़ें अचीव कर सकते हो, एंड लीड टू पर्सनल रूइन, पर्सनली आप रूइन हो सकते हो। पर्सनली रूइन कैसे हो सकते हो? वही खोखले हो गए अंदर से, जैसा कि मैकबेथ भी हुआ। हाँ, मैकबेथ भी डिस्ट्रॉय हो गया तो पर्सनली तो रूइन हो गया। तो दिस काइंड ऑफ लिंक्स, पर्सनल रूइन कैन कैन सूट मैकबेथ्स कैरेक्टर ऑल्सो एज वेल एज इन जनरल जो होता है। देयरफॉर डू यू वुड बी द आंसर। क्लोज ऑप्शन है, टफ क्वेश्चन है, अगर आपने छोड़ने को छोड़ भी दिया तो कोई बुरी बात नहीं है, नेगेटिव नहीं लेना, जीरो इज ग्रेटर देन -1। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन समरी का ही क्वेश्चन है ये। आई बिलीव दिस वुड बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन परहैप्स। सेकंड लास्ट है, नहीं लास्ट है, श्योर नहीं हूँ। हाँ सेकंड लास्ट है, ठीक है। तो कहता है कि एवरी इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया प्रॉम्प्ट्स अ सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन इट्स जर्नी। ओके, तो हर इंडिपेंडेंस डे क्या करता है, एक प्रॉम्प्ट करता है कि हम रिफ्लेक्ट करें। किस पे रिफ्लेक्ट करें? जर्नी। जर्नी रही है कॉलोनियल रूल से लेकर, ऑप्रेसिव कॉलोनियल रूल से लेकर इंडिपेंडेंस तक, और आज हम परसू कर रहे हैं कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे 100th ईयर तक। तो हर इंडिपेंडेंस डे पे हम इस तरीके से वी सेल्फ रिफ्लेक्ट। ओके, आगे वो क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ओवर द लास्ट ईयर्स हमने ऑब्जर्व किया है कि ग्लोबल फॉर्म्स और कल्चरल डायलॉग्स में फ्रीक्वेंटली क्या बात हो रही होती है? द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडियन डायस्पोरा, कि भाई सत्या नडेला उसका हेड बन गया अपना, माइक्रोसॉफ्ट का सुंदर पिचाई गूगल का बन गया, एंड सो ऑन। ऑफन ओवरलुकिंग द फैक्ट कि जो डायस्पोरा की परसीव सक्सेस है, ये टेस्टिमेंट है, ये एक बताता है हमको कि इंडिया का ज़बरदस्त ह्यूमन कैपिटल पोटेंशियल है। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था? स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि वी शुड बी यूनाइटेड, और हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी चाहिए एक दूसरे को। और ये हमको आज भी कंटेम्प्रेरी लग रही है, मतलब आज भी वैलिड है, डिस्पाइट कि आज की डेट में टेक्निकल और डिजिटल कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल लोग डिवाइडेड हैं कल्चर, रिलीजियस और रीजनल लाइंस पे, ठीक है। सो मल्टीपल चीज़ें बोली जा रही हैं यहाँ पे कि इंडिया की इंडिपेंडेंस डे किस तरीके से हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है।
रिफ्लेक्शन ऑफ द जर्नी दैट वी हैव हैड, किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा की सक्सेस की बात होती है, स्वामी विवेकानंद के मैसेज की याद दिला रहा है। और ये सक्सेस और स्वामी विवेकानंद का मैसेज हमको क्या बताता है, इससे क्या व्हाट डू दे टेल अस और व्हाट डू दे लीड अस टू, ये बताया जा रहा है। और आज की दुनिया के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से टेक्निकल और डिजिटल कनेक्टिविटी है बट लोग डिवाइडेड है। ठीक है, इंडियाज इंडिपेंडेंस डे इज अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन इट्स प्रोग्रेस फ्रॉम कोलोनियलिज्म टुवर्ड्स डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है, यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ। वाइल विवेकानंद टाइमलेस मैसेज, सही बात है, आज भी रेलेवेंट है, टाइमलेस मैसेज जस्टिफाई हो गया। टाइमलेस मैसेज ऑफ यूनिटी रिमाइंड्स अस ऑफ द परसिस्टिंग ग्लोबल डिविजन डिस्पाइट, सही लग रहा है मुझे, ए में कोई दिक्कत नहीं है, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज डायस्पोरा सक्सेस ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, हाँ उसने बोला कि ग्लोबल फोरम पे डिस्कस होता है, तो सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज डायस्पोरा सक्सेस ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हाईलाइट्स या अंडरस्कोर्स द कंट्रीज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। एंड विवेकानंद कॉल फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट continues to be relevant in today's fractured digital age, बिल्कुल सही है, बी भी सही है। एज इंडिया एस्पायर्स टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 100th ईयर, सही बात है, बोला गया कि इंडिया की नीयत है, इंडिया की इंटेंशन है कि डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे बाय 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, रिफ्लेक्शंस ऑन इट्स डायस्पोरा सक्सेस, तो हमारी डायस्पोरा के सक्सेस पे, अचीवमेंट्स की रिफ्लेक्शन, और विवेकानंद जी का जो एम्फोसिस था यूनिटी पे, ये दोनों हाईलाइट करते हैं हमारी नेशनल पोटेंशियल पे और कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस पे। कंटेम्प्रेरी आज की डेट के ग्लोबल चैलेंज क्या होगा कि वही द वर्ल्ड इज डिवाइडेड, और नेशनल पोटेंशियल ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। इंडिपेंडेंस डे रिमाइंड्स इंडिया ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट, गलत गलत गलत, इट डज नॉट रिमाइंड अस अबाउट आवर कॉलोनियल पास्ट, इट्स अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द जर्नी दैट वी हैव हैड। तो ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, किसको, कॉलोनियल पास की याद नहीं दिलाता, जर्नी की बारी के बारे में बताता है कि कैसे हम कहाँ से लेके कहाँ तक आगे आ गए और आगे जाएंगे। तो ये थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ए बी सी तीनों सही हैं, तो यहाँ तो आप छोड़ भी सकते हो, बट अगर आपको कोई एक चूज़ करना है तो आप सी क्यों मार्क करोगे, क्योंकि मैक्सिमम ग्राउंड कवर कर रहा है। अगेन मैंने आपको समरी को लेके बताया कि समरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेन आइडिया, एक लाइन में ऑथर क्या कहना चाह रहा है। हाउएवर अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो आप इसको यूँ देख सकते हो कि कौन सा समरी वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ग्राउंड कवर कर रहा है, मतलब कौन सा समरी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कवर कर रहा है पैराग्राफ की। तो देखो, ए ने क्या, किस बारे में बात की, ए ने डायस्पोरा के बारे में बात नहीं की, है ना। बी ने डायस्पोरा के बारे में बात करी, विवेकानंद जी के बारे में बात भी करी, बट ये इंडिया की जर्नी के बारे में बात नहीं करी। सी ने सारी बातें करी कि कैसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं फ्यूचर में, डायस्पोरा की अचीवमेंट्स, विवेकानंद जी का मैसेज। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर करता है, तो सी इज़ बेटर देन द अदर टू ऑप्शंस, अदरवाइज क्लोज ऑप्शन है, छोड़ा भी जा सकता था। लास्ट हमारा ऑड वन आउट क्वेश्चन, आई फाउंड इट ऑन द ईजियर साइड। देखो यहाँ पे आपको लिंक्स बहुत इजीली मिल रहे हैं, और ऑड वन आउट तो है ही सारा इस बारे में कि आपको लिंकेजेस ढूंढने होते हैं। यू कैन ऑलवेज बिगिन विद 2 सेंटेंसेस जो सबसे ज़्यादा क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है, शुरुआत हमेशा वहाँ से कर सकते हो। तो आप देखो, कहते हैं मेमोरीज विल ऑल्सो फ्लड बैक। तो ऑल्सो फ्लड बैक का क्या मतलब हुआ कि मेमोरीज इनके लिए, उनके लिए भी वापस आ जाएंगी जिनकी फैमिली क्लार्क्स शूज में काम करते थे। तो और किसी के लिए भी मेमोरीज वापस आएंगी क्या? फॉर सम विजिटर्स द म्यूजियम मे ब्रिंग बैक द मेमोरीज ऑफ बीइंग फिटेड फॉर देयर फर्स्ट पेयर ऑफ शूज। तो पहली बार जब उन्होंने लाइफ में जूता पहना था ना, वो वाली मेमोरी याद आ जाएगी। मेमोरीज उनकी भी वापस आ जाएगी जिनके परिवार वाले काम करते थे कंपनी में। सो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कस्टमर्स की, जो क्लार्क्स के कस्टमर थे उनकी मेमोरी, और ये जो क्लार्क्स के एम्प्लॉयज़ की फैमिली थी, क्लार्क्स के एम्प्लॉयज़ की फैमिली भी की मेमोरी भी वापस आ जाएगी। तो ये दोनों डेफिनेटली कनेक्टेड है। फॉर अदर्स कैबिनेट्स ऑफ प्रिस्टाइन बूट्स में रिकॉल, अब देखो एक और आ गया, दूसरे लोगों के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे लोगों के लिए जो कैबिनेट्स हैं वो रिकॉल करेंगे टीनेज ऑब्सेशन को, मतलब वो याद दिलाएंगे कि कैसे टीनेज में वी यूज टू बी ऑब्सेस्ड विद दिस, इसका बहुत शौक था। तो अगेन आप देखो 1 2 3, ये तीनों के तीनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों बता रहे हैं कि जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल और किसको किस चीज़ की याद आ जाएगी, किसकी कौन सी मेमोरी आ जाएंगी। अब आंसर तो 4 और 5 में इतना तो श्योर है। 4 बोलता है हंड्रेड्स ऑफ पेयर्स ऑफ शूज आर ऑन डिस्प्ले विद सम ऑफ द कैबिनेट्स लुकिंग लाइक ब्राइट वर्क्स ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे सैकड़ों जूतों के जोड़े पड़े हैं
और ऐसा लग रहा है, और वो कैबिनेट ऐसे हैं कि जैसे मान लो मॉडर्न आर्ट हो, ठीक है। निक कोई बंदा है, कलेक्शन मैनेजर सेड सम विजिटर्स मे बी सरप्राइज्ड हाउ फार अ वेरी ब्रिटिश ब्रांड विच इज सेलिब्रेटिंग इट्स 200th एनिवर्सरी स्प्रेड्स अक्रॉस द ग्लोब। तो कुछ विजिटर्स शायद सरप्राइज हो जाएं कि यार ये ब्रिटिश ब्रांड कितनी आगे आ गया। तो इन दोनों में से कौन सा 231 के साथ जा रहा है? आई वुड से 5, क्योंकि यहाँ भी बात यही हो रही है कि लोगों की मेमोरी जो विजिट करेंगे, जो आएंगे, उनकी कैसे, उनके किसके मन में क्या मेमोरी आएगी। 5 भी लार्जली उसी लाइन पे नहीं हुआ कि किस तरीके से कुछ विजिटर्स जो हैं वो ये वाली चीज़ देखेंगे और ये वाली चीज़ महसूस करेंगे। तो आई वुड से दैट इन दैट सेंस 5 इज क्लोजर टू द पैराग्राफ देन 4। 4 तो बस ये बता रहा है कि जूते लगे हैं जी बहुत सारे। 4 वुड बी दी ऑड वन आउट। तो कितने करने वाले क्वेश्चन थे? ऑड वन आउट करने वाला था ये वाला, चलो मैं मान लेता हूँ मुश्किल था। ये वाला एम्बिशन वाला, ये कह सकते हैं कि इन दोनों में से एक किया जा सकता था। यस, ओके। करने वाला ही था ये भी, ये तो इजी था। ये डेफिनेटली छोड़ने वाला था, करने वाला था, करने वाला था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आई वुड से कि समरी वाला एक पक्का छोड़ने वाला था। अ, 2 ऐसे थे कि हम बोल सकते हैं इनमें से कोई एक कर लो। तो द बेस्ट वन कैन गेट हियर इज 6। आई वुड से 6 अगर किसी के सही हो गए तो बहुत अच्छा हो गया। विद दैट दिस एनालिसिस इज कंप्लीट। इनमें से किसी भी क्वेश्चन को लेके आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। लेट्स आरंभ।